कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 8 प्रकरण 130 से 132 पीड़न वर्ग, स्तंभ वर्ग तथा कोश संघ वर्ग। पीड़न वर्ग अग्नि, उदक अर्थात जल, व्याधि, दुर्भिक्ष तथा मरक अर्थात संक्रामक रोग, यह दैवी विपत्ति अर्थात देव पीड़न है। पुराने आचार्य अग्नि तथा उदक संबंधी विपत्ति में अग्नि संबंधी विपत्ति को अप्रतिकार्य अर्थात जिससे बचने का कोई उपाय न हो समझते हैं। इसको छोड़कर अन्य संपूर्ण विपत्तियों का उपाय है। उदक संबंधी विपत्ति को नलों के द्वारा सुगमता से ही दूर की जा सकती है। इसके विपरीत कौटिल्य उदक संबंधी विपत्ति को बहुत ही अधिक भयंकर समझते हैं, क्योंकि आग एक गांव या आधे गांव को जलाती है। पानी की बाढ़ अर्थात उदक वेग तो सैकड़ों गांवों को बहा ले जाती है। व्याधि तथा दुर्भिक्ष में पुराने आचार्य व्याधि को ही अधिक भयंकर समझते हैं, क्योंकि उससे लोगों के मर जाने, बीमार पड़ जाने, नौकरों के इधर उधर भाग जाने तथा काम छोड़ देने से संपूर्ण काम नष्ट हो जाते हैं। दुर्भिक्ष में काम नहीं रुकता है और इससे विपरीत हिरण्य, पशु तथा राजस्व दुर्भिक्ष पड़ जाने पर अधिक मिलता है। कौटिल्य इस विचार से सहमत नहीं है। उनका मत है कि व्याधि से किसी एक देश को ही कष्ट पहुंचता है और उसका उपाय भी संभव है। इसके विपरीत दुर्भिक्ष से सारे देश को कष्ट मिलता है और प्राणियों का जीना भी कठिन हो जाता है। मरक या संक्रामक रोगों में भी यही बात है। क्षुद्रक अर्थात छोटे लोग तथा मुख्य अर्थात बड़े लोगों के क्षय में पुराने आचार्यों के अनुसार क्षुद्रक लोगों का क्षय ही विशेष हानिकर है, क्योंकि उससे संपूर्ण काम रुक जाते हैं। परंतु कौटिल्य मुख्य लोगों के क्षय को ही भयंकर समझते हैं। उनका विचार है कि संख्या में अधिक होने से क्षुद्र लोगों में कमी सुगमता से पूरी की जा सकती है। मुख्य लोगों के मामले में यह बात नहीं है। साहस तथा बुद्धि में विशेषता रखने वाला मुख्य हजारों में एक ही होता है। साथ ही क्षुद्रक लोगों का आश्रय तथा सहारा भी वही है। स्वचक्र अर्थात स्वराष्ट्र के लोगों के कारण उत्पन्न हुआ कष्ट तथा परचक्र अर्थात शत्रु का आक्रमण आदि कष्ट में पुराने आचार्य स्वचक्र को ही भयंकर समझते हैं, क्योंकि उससे बहुत ही अधिक नुकसान पहुंचता है। परचक्र तो युद्ध, अपसार तथा संधि से रोका जा सकता है। इसके विपरीत कौटिल्य परचक्र को ही भयंकर समझते हैं। उनका ख्याल है कि प्रकृति पुरुष तथा मुख्य लोगों के पकड़ने तथा कत्ल करवाने से स्वचक्र संबंधी कष्ट दूर किया जा सकता है, और इससे जब नुकसान पहुंचता है तो देश के एक भाग को ही नुकसान पहुंचता है। इससे विपरीत परचक्र से संपूर्ण देश को कष्ट पहुंचता है। विलोप, घात, दाह, विध्वंसन तथा उपवाहन से सब ओर तबाही मचा देता है। आचार्य लोग प्रकृति तथा राज विवाद में प्रकृति विवाद को भयंकर समझते हैं, क्योंकि उससे शत्रु को देश पर आक्रमण करने का मौका मिल जाता है। राज विवाद में तो प्रकृतियों को दुगना वेतन तथा भत्ता मिलने लगता है। इससे विपरीत कौटिल्य राज विवाद को ही हानिकर समझते हैं। उनका ख्याल है कि प्रकृति तथा मुख्यों के पकड़ने तथा उनके पारस्परिक झगड़ों के निपटा देने से प्रकृति विवाद शांत किया जा सकता है। प्रकृतियों के परस्पर संघर्ष से राजा को तो लाभ ही पहुंचता है। राज विवाद के शांत करने के लिए प्रकृतियों को दबाना तथा नष्ट करना आवश्यक है, अतः इसमें दुगना कष्ट उठाना पड़ता है। आचार्य लोग देश विहार अर्थात भोग विलास में मत्त देश तथा राज विहार अर्थात भोग विलास में लीन राजा में देश विहार को भयंकर समझते हैं, क्योंकि इससे सदा के लिए उत्पाद काम नष्ट हो जाते हैं। इससे विपरीत राजविहार में कारीगरी, शिल्पी, गवैये, भांड, व्यापारी आदिकों को लाभ पहुंचता है। परंतु कौटिल्य राजविहार को अधिक हानिकर समझते हैं। उनका ख्याल है कि देश विहार में काम के कम होने से थोड़ा ही नुकसान पहुंचता है। लोग नुकसान का अनुभव करते ही तथा रुपया पैसा उड़ाते ही पुनः काम में जुट जाते हैं। राजविहार में तो राजा और दरबारी लूट मार, खुशामद आदि के द्वारा धन बटोरते हैं और व्यवसायों को नुकसान पहुंचाते हैं।
आचार्य लोग राजकुमार तथा भोग विलास प्रिय राज रानी सुभगा स्त्री में राजकुमार को ही अधिक हानिकर समझते हैं, क्योंकि वह दरबारियों के सहारे लूट मार तथा खुशामद आदि के द्वारा धन बटोरता है और व्यवसायों को नुकसान पहुंचाता है। इससे विपरीत सुभगा स्त्री भोग विलास में ही लीन रहती है। परंतु कौटिल्य सुभगा स्त्री को ही भयंकर समझते हैं। उनका मत है कि मंत्री तथा पुरोहित लोग समझा बुझाकर राजकुमार को रास्ते पर ला सकते हैं। सुभगा स्त्री को कौन समझावे? वह तो बेवकूफ तथा हठी होती है और बदमाश लोगों को ही पसंद करती है। आचार्य लोग श्रेणी अर्थात जात या मुख्य लोगों में श्रेणी को ही भयंकर समझते हैं, क्योंकि श्रेणी में मनुष्यों के अधिक होने से उसका दबाना सुगम काम नहीं है। प्राय श्रेणी चोरी तथा डाके के द्वारा भी तकलीफ देता है। मुख्य लोग जो कुछ कर सकते हैं वह यही है कि काम में रुकावटें डालें तथा लोगों को मरवा दें तथा उनकी संपत्ति को छीन लें। कौटिल्य इस विचार के पक्ष में नहीं है। वह समझते हैं कि श्रेणी राजा के साथ ही उठती बैठती है, उसको दबाना सुगम काम है। श्रेणी के मुखिया या मुख्य भाग को पकड़ा जा सकता है। इससे विपरीत मुख्य लोग जत्था बनाकर तथा दूसरे की जान माल लेकर तकलीफ पहुंचाते हैं। प्राचीन आचार्य सन्निधाता तथा समाहर्ता में सन्निधाता को ही भयंकर समझते हैं, क्योंकि वह काम बिगाड़ कर तथा जुर्माने कर लोगों को कष्ट पहुंचाता है। समाहर्ता तो क्लार्कों से काम लेता है और नियत फल तथा वेतन पर ही काम करता है। परंतु कौटिल्य समाहर्ता को ही भयंकर मानते हैं। उनका विचार है कि सन्निधाता दूसरों के द्वारा भेजे गए पदार्थों को ही लेता है तथा कोष में रखता है। इससे विपरीत समाहर्ता अपनी जेब पूरी तरह भरने के बाद राजा के लिए धन इकट्ठा करता है या राजा की आमदनी बिगाड़ देता है या दूसरे की संपत्ति कुड़क करने में अपनी मर्जी मुताबिक काम करता है। प्राचीन आचार्य अंतपाल अर्थात सीमा रक्षक तथा वैदेहक अर्थात व्यापारी में अंतकाल को ही भयंकर समझते हैं, क्योंकि वह चोरों से मिलकर या राजस्व से अधिक द्रव्य मांगकर व्यापारी मार्ग को बहुत ही अधिक नुकसान पहुंचाता है। वैदेहक लोग तो व्यापारी पदार्थों को क्रय विक्रय के द्वारा देश को समृद्ध करते हैं। इससे भिन्न कौटिल्य का मत है कि अंतपाल उत्तम उत्तम पदार्थों को विदेश से मंगाकर देश का उपकार करते हैं। वैदेहक लोग तो आपस में गुट बनाकर पदार्थों की कीमतें चढ़ाते चलते हैं और सैकड़े पीछे सैकड़ा और कुंभ पीछे कुंभ लाभ लेकर धन कमाते हैं। प्राचीन आचार्य ताल्लुकेदार के हाथ में पड़ी तथा गोचर में फंसी भूमि में पहली को उत्तम समझते हैं, क्योंकि चढ़ाई के समय में सैनिक तथा अनाज उससे मिलता है। यही कारण है कि वह उसका राजा द्वारा ग्रहण करना उचित नहीं समझते। कौटिल्य का इससे विपरीत यह मत है कि समय पड़ने पर ताल्लुकेदार के हाथ में पड़ी भूमि को ही लेना चाहिए, क्योंकि उससे किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। गोचर भूमि राज्य को पशु तथा अन्य सामग्री देती है। जब तक खेतों को ही नष्ट न करना पड़े तब तक उसको ग्रहण न करना चाहिए। प्राचीन आचार्य डाकुओं तथा जंगलियों में डाकुओं को ही अधिक भयंकर समझते हैं, क्योंकि वह रात में औरतों को उड़ा ले जाते हैं, लोगों पर आक्रमण करते हैं और हर रोज सैकड़ों हजारों रुपयों का डाका मार कर ले जाते हैं। जंगली लोग तो मुखिया के कहने के अनुसार दंगा मचाते हैं, अड़ोस पड़ोस के जंगलों में घूमते हैं, इधर उधर दिखाई पड़ते हैं और थोड़ा ही नुकसान पहुंचाते हैं। इससे भिन्न कौटिल्य का मत है कि डाकू प्रमादी को ही नुकसान पहुंचाते हैं। उनको सुगमता से ही पकड़ा तथा पहचाना जा सकता है। जंगली लोग अपने अपने देशों में रहते हैं, उनकी संख्या भी अधिक होती है। बिगड़ते ही खुल्लम खुल्ला अपने सामने लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, देशों को छीन लेते हैं तथा उजाड़ देते हैं। उनको एक प्रकार का राजा ही समझना चाहिए। साधारण पशुओं तथा हाथियों के जंगल में साधारण पशुओं का जंगल उत्तम है। उससे मांस तथा चाम बहुतायत से प्राप्त होता है। घास भी वह लोग थोड़ा खाते हैं और उनका काबू करना भी सुगम काम है।
इसके विपरीत हाथियों का पकड़ना सुगम काम नहीं है। प्रायः हाथी देश को भी उजाड़ डालते हैं। विदेशी तथा स्वदेशी व्यवसाय में स्वदेशी व्यवसाय ही उत्तम है, क्योंकि उनसे धान्य, पशु, हिरण्य तथा कुप्य प्राप्त होता है। देश के लोग स्वावलंबी हो जाते हैं, विदेशी व्यवसाय इससे सर्वथा भिन्न है। स्तंभ वर्ग विघ्न तथा बाधा तथा आभ्यंतर के भेद से दो प्रकार की है। स्वदेशीय मुखियों अर्थात मुखिया लोग की बाधा आभ्यंतर और जांगलिकों की बाधा बाह्य स्तंभ के नाम से पुकारी जाती है। कोश संघ उपरलिखित दोनों प्रकार की बाधाओं अर्थात बाह्य स्तंभ और आभ्यंतर स्तंभ तथा मुखियों के कारण राज्य कर छोड़ना, राजस्व का तितर बितर हो जाना, झूठ मूठ बेफायदे राजस्व इकट्ठा किया जाना या सामंतों तथा जांगलिकों के पेट में राजस्व का चला जाना कोश संघ अर्थात कोश संबंधी विपत्ति कहलाता है। देश की समृद्धि के लिए राजा को चाहिए कि वह पीड़न वर्ग को न उत्पन्न होने दे। यदि वह उत्पन्न हो गए हैं तो उनको दूर करने और स्तंभ तथा संघ अर्थात स्तंभ वर्ग तथा कोश संघ के नाश में पूरी तरह कोशिश करे। हर हर महादेव।